14 अगस्त के बारे में मेरी रिपोर्ट पर आपकी तरफ से जो शाबाश मिली है उससे मुझे घोर अंधेरे में एक दमकती किरण नजर आने लगी है। ये घोर तारीकी जम्मू कश्मीर में रामराज के हामियों पर छाई हुई है। सबको यही चिंता है कि कश्मीरी राक्षस कहीं भारत माता को मजीद महरूम ना कर दें। यहाँ जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। हर लम्हे यही दड़का लगा रहता है कि बदेश से कंट्रोल लाइन की रेखा पार से पाकिस्तानी दावा न बोल दें। अगर ऐसा हुआ तो वो इस बार पाला मार लेंगे, क्योंकि आजकल इधर ऐसा कोई नहीं रहा जो भारतीय तिरंगे को बचाने के लिए जिंदगी की बीण दे सके। मैंने कश्मीरियों के खिलाफ शमशान घाट में काली का जाप कराया है, परंतु जाप के अलावा एक्शन की भी जरूरत है जो मेरी आंखों को अभी तो नजर नहीं आता। शरी टिपलू की हत्या के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। एजाज डार की बरसी वाले दिन यहाँ क्या तमाशे हुए उनका भी आपको इल्म होगा। यहाँ श्रीनगर और इसके आसपास DSP सूरज सिंह और मंडेला हालात आपकी पॉलिसी के मुताबिक चलाने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रहे हैं, परंतु वो हिंदू राज के लिए कड़ी हिमायत के दायरे से महरूम हैं। इसी कारण उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं हुई। यहाँ हम जैसे बहुत से अफसर धर्म की खातिर कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन DIG अशोक पांडे के तेवर बदल गए हैं। इस तब्दीली का भेदभाव हम में से किसी को मालूम नहीं। तिवारी साहिब अपने ऊपर हमले के बाद बहुत दुबक गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस गुलाम जिलानी पंडित अभी तक पुलिस फोर्स में इदरीस भट्ट जैसे दूसरे घुसपैठियों को तलाश नहीं कर सका है, पर है वो भी मुसलमान। उस पर क्या एतबार करें। मेरी राय में वो समय आ गया है जब कश्मीरियों की इस नस्ल का खात्मा कर दिया जाए जो भारत देश से आजादी के सपने देख रही है। इनका बीज ही मार दिया जाए। मैंने 14 अगस्त के बाद तजवीज पेश की थी कि शरी जगमोहन को सारे इख्तियार सौंप कर इधर भेज दिया जाए तो मामला ठीक हो सकता है, पर लगता है कि इस तजवीज की हिमायत के बावजूद इसे मनवाने के लिए जोर नहीं मारा जा रहा। यहाँ श्रीनगर में एक से एक कमांडर मशहूर हो रहा है। टीपू, शबीर अहमद शाह, शेख वानी डार। लगता है कि अगर कश्मीरी मुसलमान नहीं होते तो इनकी पूजा शुरू कर देते। वैसे अगर वो मुसलमान ना होते तो हमसे टकराते ही क्यों। मैं इस खत के साथ ऐसे लोगों की फहरिस्त भेज रहा हूँ जो हथियारों के नेता हैं। ऐसे नेताओं और उनके दासों की तादाद बढ़ती जा रही है, परंतु हमारी तरफ से कोई बाल ठाकरे कश्मीर में पैदा नहीं हो रहा। शरीमान जी, समय बहुत कम है, बहुत कम। अगर अब भी तवज्जो ना दी गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं इस खत की एक नकल जगमोहन जी को भी भेज रहा हूँ। फकत चुनीलाल शाला, होटल कोशिन, 0 ब्रिज, श्रीनगर। चुनीलाल शाला जिस वक्त ये खत खुसूसी डाक के जरिए दिल्ली भेज रहा था, उसी वक्त पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बैरवा से सनोरा कलीपुरा की तरफ बढ़ रही थी। गुलाम मयूद्दीन तराली ने आज अशरफ डार को हलाक करने का फैसला कर ही लिया था। अशरफ डार वल्द अब्दुल अजीज डार, खुद को खामोशी से हमारे हवाले कर दो, वरना हम पूरी बस्ती बमों से उड़ा देंगे। मेगाफोन पर किया जाने वाला ये ऐलान बैरवा तहसील के 11 देहात में एक साथ सुना गया। हर तरफ सनसनी फैल गई। इलाके में पुलिस की दहशतगर्दी अगरचे पहले ही उरूज पर थी, लेकिन आज लोग बिल्कुल नया मंजर देख रहे थे। गुनगुनाते चश्मों, लहलहाते खेतों, सरसब्ज मैदानों और फलों से लदे हुए दरख्तों ने पहली मर्तबा तशद्दुद के इस अफरियत की आवाज सुनी थी जो उनकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए कील कांटे से लैस होकर आया था। आज पुलिस के साथ कुछ फौजी भी थे। अकड़ती हुई गर्दनों वाले ये फौजी इंस्पेक्टर गुलाम मयूद्दीन तराली की पीठ थपथपा रहे थे। उन्हें एक मिशन सौंपा गया था, हुर्रियत पसंदों के लीडरों की गिरफ्तारी का मिशन। उनसे कहा गया था कि हुक्काम अशरफ डार की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी से कम पर मुतमईन नहीं होंगे। इस मकसद की खातिर एक हमजहती मंसूबा बनाया गया था जिसका खुफिया नाम रेड स्टार था। बैरवा तहसील के देहाती कुछ देर तक परेशान रहे। उन्होंने एक दूसरे से सरगोशियां की, लेकिन फिर मुतमईन होकर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनके घरों में कोई छुपा हुआ नहीं है। DIG स्पेशल वटाली आज खास तौर से तैयार होकर आया था। उसे अपने घर पर हमले का मजीद इंतकाम लेना था। सनोरा कलीपुरा के मकीनों ने भी तराली की धमकी वाजे और साफ तौर पर सुनी। उनमें से कई चेहरों पर तशवीश के साए दौड़ने लगे। उन्होंने चोर नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे। फिर जुबैर भी ऊंची घास के दरमियान 4 हाथ पैरों पर तकरीबन दौड़ता हुआ एक मकान की तरफ जाने लगा। खौफ और तशवीश के अफरियत ने उसके दिल को जकड़ रखा था। उसे इल्म था कि सामने वाले मकान में जिसके चारों तरफ दरख्त झूम रहे हैं, अशरफ डार, अब्दुल वहीद शेख, एहसन डार और मंजूर कैप्टन मौजूद हैं। उसी लम्हे वटाली ने गुलाम मयूद्दीन तराली से मेगाफोन छीन लिया। लोगो सुनो। उसके अंदाज में बड़ी हकारत थी। हम चाहें तो अभी सनोरा कलीपुरा को राख का ढेर बना दें, लेकिन कश्मीर और भारत सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। तुम में से जिस किसी ने भी अशरफ डार को छुपा रखा है वो हमें बता दे, हम उसे माला माल कर देंगे, वरना
اشرف ڈار تو مارا ہی جائے گا، لیکن پھر سنورا کلی پورا نام کی بستی باقی نہیں رہے گی۔ وٹالی کے اس اعلان کے باعث بستی میں سرگوشیاں سی شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے تیزی سے کمروں میں سمانا شروع کر دیا۔ بعض افراد کو مجاہدین کی فکر لاحق تھی کہ وہ کہاں ہوں گے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ کچھ کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اگر پولیس والے گھروں میں گھس آئے تو کیا ہوگا۔ وہ سب ایک عجیب سے مخمسے میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر جب نصف گھنٹے تک کسی نے بھی پولیس سے تعاون نہیں کیا تو ایک دستہ برا مار کر سنورا کلی پورا میں گھس آیا۔ پولیس والوں نے، جنہیں فوج کی مدد بھی حاصل تھی، ایک ایک مکان کی تلاشی لے لی۔ یہ وردی والے بچوں کو دھکیلتے ہوئے، مویشیوں کو بے رحمی سے پیٹتے ہوئے گوداموں میں بھی گھس گئے جہاں اناج رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بوریوں میں سنگینے مار مار کر مجاہدین کو تلاش کرنا چاہا، مگر ناکام رہے۔ ناکامی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ ابھی بستی کے لوگ فوج اور پولیس کی شکل میں آنے والی اس آفت کا مقابلہ کر ہی رہے تھے کہ فضا اچانک ہی ہیلی کاپٹروں کی آواز سے بھر گئی۔ یہ آوازیں سنتے ہی ماگام کے پورے علاقے میں سنسنی اور خوف پھیل گیا۔ آج پہلا موقع تھا کہ دیہاتیوں کو ہیلی کاپٹر اتنے نیچے اور اتنے خوفناک نظر آئے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر تو بستی کے عین وسط میں کھیتوں کے قریب اترا تو بزرگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ آج یہ بھارتی فوج جو ہیلی کاپٹر سے سراغ رساں کتے بھی نکال رہے ہیں، مجاہدین کو گرفتار کر کے ہی دم لیں گے۔ گھروں میں بند عورتیں مجاہدین کے لیے دعائیں کرنے لگی، آیت کریمہ پڑھی جانے لگی۔ دوسری طرف بھارتیوں کی طرح خوفناک خونخوار کتے اپنی لمبی لمبی زبانیں باہر نکالے دور دور تک چھوڑ دیے گئے۔ ایک بار کسی افسر نے حکم دیا کہ کتوں کو سنورا کلی پورا کے مکانوں میں بھی لے جایا جائے، کیونکہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کتوں نے مکانوں کے اندر گھسنے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈیوڑیوں پر ہی بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ چھتر مارو ان کے، ایک پولیس افسر داڑا۔ سالے تلاشی کے لیے لائے گئے تھے اور اب بیٹھے ہانپ رہے ہیں، کتے کہیں گے۔ ایک زیادہ پرجوش کانسٹیبل نے جو ہی کتوں کو مارنے کے لیے چھڑی اٹھائی تو دو تین کتے بہت خوفناک انداز میں غرانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں جنونی کیفیت نمایاں ہونے لگی، ان کے جبڑے کھل گئے اور تیز نکیلے دانت نظر آنے لگے۔ کانسٹیبل چھڑی پھینک کر اپنی گاڑی کی آڑ میں دبک گیا۔ یہ سب کیا ہے غلام محی الدین ترالی؟ ڈی آئی جی وٹالی نے داڑ کر کہا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کہاں گئے تمہارے وہ مخبر جن کے ٹیلی فون پر تم یہ فوج لے کر ادھر دوڑے چلے آئے؟ میرے مخبر کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی سر، ترالی نے گھبرا کر جواب دیا۔ 1 گھنٹے قبل وہ ڈینگے مار رہا تھا کہ آج کسی تقریب کار کی خیر نہیں۔ تب پھر کہاں گئے وہ سب؟ کیا چھلاوے بن گئے؟ ایک ہندو ڈی ایس پی نے لکما دیا، اسے خاص طور پر جموں سے درآمد کیا گیا تھا۔ آپریشن ریڈ سٹار کے لیے نفری کے چناؤ میں اس کا اہم ہاتھ تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی کہیں ہیں۔ ترالی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تم لوگ تقریب کاروں کو زیادہ ڈیل نہیں دیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہندو ڈی ایس پی زہریلے انداز میں بولا۔ تم لوگوں نے انہیں چھوٹ ہی دے رکھی تھی۔ مثال کے طور پر اگر اشرف ڈار کو سن 83 میں ہی پکڑ کر مار دیتے تو آج ناکامی نہیں ہوتی۔ ہندو ڈی ایس پی کا اشارہ 1983 میں نصاب میں شامل کی گئی ایک کتاب اسلام کی بنیادیں کی طرف تھا۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی گئی تھی، جس پر اشرف ڈار اور اس کے ساتھی سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ انہوں نے ہڑتالوں اور مظاہروں کے ذریعے پوری وادی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ان دنوں اشرف سمیت 19 افراد کے وارنٹ نکلے تھے، لیکن تب بھی وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے تھے۔ ہیلی کاپٹروں نے گراؤنڈ پر سگنل دے دیا کہ انہیں نیچے کسی بھی جگہ کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر چاروں ہیلی کاپٹر فضا ہی سے واپس چلے گئے۔ 5واں ہیلی کاپٹر بھارتی فوجیوں اور کتوں کو لے کر سنورا کلی پورا سے دوسرے دیہات کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود آپریشن ریڈ سٹار ناکام ہو گیا۔ احسن ڈار، عبد الوحید شیخ اور منظور کیپٹن نے جو ہی بھارتی پولیس فوج اور کشمیری پولیس کی گاڑیاں واپس جاتی دیکھی، وہ فوراً ہی ان کی مخالف سمت میں چلے گئے۔ یہ لوگ ایک کھائی میں چھپے ہوئے تھے، اس طرح کے درختوں کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ اشرف ڈار بہرحال ان میں نہیں تھا۔ بھارتیوں کے واپس جاتے ہی سنورا کلی پورا کے مکین گھروں سے نکل آئے۔ ان کے چہروں پر مسرت تھی، دل خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے، آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں مقبول ہونے پر بار بار شکر ادا کر رہے تھے۔ ویسے انہیں بھی حیرت تھی کہ مجاہدین اتنی زبردست مہم کے باوجود کس طرح بچ نکلے۔ تبھی انہیں دور ہی سے ایک شخص بستی کی طرف آتا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ڈاٹا تھا، ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں کلاشن کوف تھی۔ وہ بہت چوکس انداز میں مگر تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ چھلاوا آ گیا، یہ ایک جملہ پل بھر میں پوری بستی میں پھیل گیا۔ عورتیں تک گھروں سے نکل آئیں، کئی خواتین وہیں زمین پر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ آنے والا اشرف تھا، اس کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے، مگر ڈاٹا ہٹانے پر چہرہ پہلے کی طرح ستھرا، نکھرا اور چمکدار تھا۔ تم کہاں تھے بہادر؟ لوگوں نے اسے گھیر دیا۔ وہ اس کے کپڑوں سے کیچڑ صاف کر رہے تھے، عورتیں اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ میں یہی تھا، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، وہ ہنس کر بولا۔ اور دوسرے مجاہد؟
वो भी बच निकले। अब अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, अशरफ डार ने जवाब दिया। मगर तुम छुपे कहाँ थे? एक बुजुर्ग ने उसका शाना थपथपाते हुए पूछा। हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20-22 फुट नीचे, अशरफ ने कहका लगाते हुए कहा। मैं दलदल में घुस गया था चाचा जी। दलदल बहुत ठंडी थी, लेकिन आखिर क्या करता, मैंने उसमें घुसकर सर को पत्तों में छुपा लिया। बस खुद ही समझ लो कि मुझे 3 घंटे इसमें रहना पड़ा। कई बार हेलीकॉप्टर मेरे सर के ऊपर से गुजरा तो हवा की वजह से पत्ते बिखर गए, लेकिन मैंने फौरन ही दूसरे पत्तों से खुद को छुपा लिया। वो सब हैरत ज़दा रह गए। अशरफ ने जिस दलदल का जिक्र किया था वो बस्ती के बहुत करीब खेतों से जरा हट कर थी। वहाँ खास तौर से बच्चों को जाने की ममानियत थी। हमेशा यही दड़का लगा रहता था कि कोई उसमें गिर कर गायब न हो जाए। लेकिन ये अशरफ डार ही था जिसने उस दलदल को भी तस्खीर कर लिया था। वो दौड़ते घोड़े के लगाम डाल सकता था। आज उसने ये सबक भी सीखा था कि अब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। उसके नजदीक पुलिस अब भागता हुआ घोड़ा नहीं, पागल कुत्ता बन चुकी थी। लिबास बदल कर वो श्रीनगर के लिए रवाना हुआ तो सभी ये कह रहे थे कि उनका अशरफ खुदा के दोस्तों का दोस्त और खुदा के दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन है। ऑल क्लियर। सिकंदर ने एक तवील सांस लेकर जिस्म ढीला छोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर इदरीस उसके सामने वाले सोफे पर नीम दराज अखबारात पढ़ रहा था। उसने एक नजर सिकंदर की तरफ देखा और फिर अखबारात रख दिए। क्या हुआ बरादर? ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया है तुम्हारे सर से। हाँ, सिकंदर ने सिगरेट सुलगा ली। तुम सब के बारे में तफसीलात मिल गई हैं। इदरीस, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे बहादुरों हरगिज नहीं। इदरीस ने हाथ उठाकर कहा और फिर बहुत धीमे लहजे में कहने लगा, अगर तुम लोग हमारे बारे में इंक्वायरी कराए बगैर अपनी सफों में शामिल कर लेते तो मैं तहरीक आज़ादी के मुस्तकबिल से मायूस हो जाता। सिकंदर, मैं इस नतीजा पर पहुंचता कि तुम महज जज्बाती नौजवानों की टोली हो। तुमने होमवर्क नहीं किया और यह कि तुम बहुत आसानी से धोखा खा सकते हो। लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम लोग जिस मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रहे हो वो मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। मुझे खुशी है कि तुम्हारे बारे में शुकूक बातिल करार पाए बरादर, लेकिन अफसोस भी है। सिकंदर ने एक लंबा कश लेकर धुआं निगलते हुए कहा। किस बात का अफसोस? ये कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकोगे। अब तुम्हें टीपू उचक कर ले जाएगा। सिकंदर ने हाथ मलते हुए कहा और ऐन उसी वक्त टीपू कमरे में दाखिल हो गया। सिकंदर, उसने मसनूई गुस्से का मुजाहरा करने के लिए पैर पटकते हुए कहा, पीठ पीछे बुराई करते हो, शर्म नहीं आती? कमरे में तुम्हारे आते ही शर्म यहाँ से दौड़ गई थी भैया। सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा, कहो क्या हुक्म है? मैं इदरीस भाई को लेने आया हूँ, टीपू ने जवाब दिया। शराफत, वसीम, राजा, अहमद शाह, मोइन, बासित, सलामत और राशिद पहले ही मुख्तलिफ इलाकों से मेरे सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बात सुनो यार। सिकंदर ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। मैंने इदरीस का बहुत तफसीली तज्जिया किया है। ये बहुत आला पाए का सियासी रहनुमा बन सकता है। अगर इदरीस को सियासी शोबे ही में कुछ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। टीपू हत्थे से उखड़ गया। ये मुजाहिद है, मुजाहिद ही रहेगा। तुमने उस रोज नहीं देखा इदरीस को? इसने कितनी शानदार फौजी हिकमतें अमली से आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इदरीस हंसने लगा। सिकंदर ने उसे बगौर देखा। दोनों हाथ इस तरह उठाए जैसे अब उसके पास कुछ ना हो, और फिर इदरीस को गले लगाने के लिए उठ गया। यार मिलते रहना, उसने कहा। पीर भाई हो ना, इसीलिए तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम भी चलो, टीपू ने उठते हुए कहा। हम ज़ुकूरा जाएंगे, वहाँ से इदरीस को मिशाली महल्ले में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नहीं, मैं आज रात यहीं रहूंगा, सिकंदर ने जवाब दिया। बहुत से काम निपटाने हैं। तन्हा? टीपू बेचैन सा हो गया। हाँ, और शायद पहली बार तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। इदरीस ने अजीब से अंदाज में कहा। क्या खूबसूरत शेर याद आया है ब्रदर अरशाद, सिकंदर पुरजोश अंदाज में बोला। नो गिरफ्तारी मोहब्बत पे खुदा रहम करे, आज इस शख्स की पहली शबे तन्हाई है। सिकंदर हंस पड़ा। टीपू सर खुजाने लगा और फिर बाहर से हार्न बजने की आवाज आने लगी। ये वाज़े इशारा था कि बाहर टीपू का बड़ी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। थाने में दाखिल होने वाले शख्स बहुत दलेर था। उसने रास्ते में हाइल होने वाले एक कांस्टेबल को इतनी जोर से लात मारी थी कि वो बुलबुलाता हुआ दूर जा गिरा, और फिर उसमें उठने की हिम्मत तक बाकी नहीं रही थी। अगर तुम में से कोई भारत सरकार का सच्चा नमक हलाल है तो वही मेरी राह रोकेगा, थाने में घुस आने वाले ने बड़े गजबनाक लहजे में कहा। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।